हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल क्वेश्चन। जैसे कि हम सब कई सारे आर्टिकल्स इस बीच देख रहे हैं कि यूएस और इजराइल ईरान के अगेंस्ट में जो वॉर कर रहे हैं, उससे इंडिया का ईवी गैप यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गैप बहुत ज़्यादा फोकस में आ गया है। और कई सारे लोग इस चीज़ को लेके बात भी कर रहे थे कि भाई चाइना ने ऐसा क्या किया है कि उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस है, और इंडिया ने ऐसा क्या नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा गैप फील कर रहा है। तो कुछ इसी को समझते हैं, क्योंकि इस समय जो है ना, ट्रम्प ने सीधे सीधे उन देशों को बोल दिया है कि भाई जिनको ऑयल की दिक्कत हो रही है, वो जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अपना ऑयल ले लो। ठीक है, गेट योर ऑयल, गो एंड गेट योर ऑयल फ्रॉम हॉर्मोज, ऐसा ट्रम्प का कहना है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रम्प की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज है और तुमको अपना ऑयल नहीं मिल पा रहा है या गैस नहीं मिल पा रही है। ट्रम्प सेज कि जाओ खुद निकाल लो, हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब और ज़्यादा हम ऑयल क्राइसिस या गैस क्राइसिस हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जिस तरीके का इस समय वॉल स्ट्रीट जनरल में और सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने लेख, उसमें ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ विलिंग टू एंड द वॉर विदाउट रीओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यानी अगर ट्रम्प हॉल्ट कर भी देते हैं, अगर ट्रम्प ईरान पे अटैक करना बंद कर देते हैं या अपनी तरफ से वॉर ख़त्म भी कर देते हैं, तो भी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल के तब ये वॉर ख़त्म करें। बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान के रहमो करम पर छोड़ के ही, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज्ड छोड़ के ही वो ये वॉर ख़त्म कर सकते हैं। यानी ऑयल एंड गैस इस समय काफ़ी ज़्यादा थ्रेट में है। दैट्स वाई इस ईवी की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है। और आइए देखते हैं कि बेसिकली ये ऑयल क्राइसिस और एनर्जी हमको इस वॉर में कैसे मदद करती है, ये क्या मैटर करती है हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख ही रहे हैं कि भाई जो सप्लाई चेन्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो आती थी, उसमें ग्लोबल डिस्ट्रप्शन आ चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा हाइक देख रहे हैं। फिर सप्लाई अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि ईरान अगर अलाउ करे तब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्रॉस करें, अगर ना अलाउ करे तब तो हम कतई इससे जा नहीं सकते। फिर ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये देखने को ही मिल रहा है, चीज़ों के दाम अत्याधुनिक तेज़ी से बढ़ना चालू कर चुके हैं, चाहे वो फ्यूल प्राइस हो, इन्फ्लेशन हो, या जो हमारा फिजिकल डिसबैलेंस हो, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट मीन्स कि हमको कई सारी चीज़ें बोरो करनी पड़ती हैं अपनी कई सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो अगर ऑयल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो ऑयल तो हमको चाहिए ही होता है। भाई ऐसा तो है नहीं हम गाड़ी खड़ी कर देंगे, गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, गाड़ी हमको चलानी ही पड़ेगी। दैट्स वाई हमको वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से इस समय हम देख रहे हैं कि ऑयल क्राइसिस ने हमको एनर्जी क्यों मैटर करती है इतनी ज़्यादा, ये सिखाया है। और इसीलिए हम इस समय अपनी एक गैप को देखते हुए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक सोच में पड़ गए हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। जैसे इंडिया की क्या स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है जिसने इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर किया इंडिया को। सबसे पहले तो हैवी डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया। भाई वेस्ट एशिया पे हम लगभग 50 से 55% क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी वेस्ट एशिया से ही हम 50 से 55% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लगभग 70% का गैस इंपोर्ट हम यहाँ से करते हैं। गैस बेसिकली जिसको एलएनजी कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हम यहाँ से यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों में जाती है बेसिक, और कई जगह सीएनजीज में भी जाती है जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिर लिमिटेड स्ट्रेटजिक कुशनिंग है हमारे पास, बहुत ज़्यादा लिमिटेड। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया के पास सिर्फ 70 दिनों का अप्रॉक्स है ये, कहीं 74 भी मिलेगा, 75 भी मिलेगा आपको, कहीं 65 भी मिलेगा। तो अप्रॉक्स 70 डेज का हमारे पास क्रूड ऑयल रिजर्व रहता है, जबकि चाइना वहीं पे लगभग डबल 140 डेज का अप्रॉक्स उसने अपना ऑयल रिजर्व रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी तो ये स्ट्रेटेजिक कुशनिंग है चाइना के पास, जो हमारे पास नहीं है। फिर जो मेजर व्हीकल्स हैं वो अभी भी पेट्रोल और डीजल पे ही चलती हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि 99% इन कार्स, लगभग 3 से 4%, इससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4% अभी सिर्फ ईवी पर शिफ्ट हुई हैं। बाकी लगभग मोटा मोटा सारी कार्स
इस समय पेट्रोल और डीजल पे ही डिपेंडेंट है। फिर लगभग 6 से 7% ही टू व्हीलर्स इस समय ईवी के ऊपर चलते हैं, बाकी सारे अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं। यानी मेजर जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल और डीजल पे ही चल रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट जो है ये बिगेस्ट ऑयल वल्नरेबिलिटी मार्केट बनेगा। यानी सबसे ज़्यादा ऑयल अगर डिफिशियंसी होगी, ऑयल क्राइसिस होगा, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है यही इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, ईवी गैप क्यों दिख रहा है हमको भाई? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो गैप की बात हम कर रहे हैं, ये दिख क्यों रहा है? ये दिख इसलिए रहा है क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो चाइना ने किया। जैसे हाई अपफ्रंट ईवी कॉस्ट है हमारी। मतलब अगर आप ईवी खरीदने जाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स कार की बात करते हैं, अगर वो 30 लाख रुपए की है, या ऐसे नहीं, हम एक कार एक्स है जो कि 6 लाख रुपए की मिलती है इन पेट्रोल वेरिएंट। ठीक है, तो अगर इसी एक्स कार को हम ईवी वेरिएंट में लेने जाएंगे तो वही सेम कार हमको 12 लाख की पड़ेगी। यानी लगभग 5 से 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमको पे करने पड़ेंगे इसी सेम कार के लिए। एंड ऑब्वियसली कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है उसमें, बट फिर भी इतना ज़्यादा हाई अपफ्रंट कॉस्ट हमको देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट रहते हैं ईवी को परचेज करने के लिए। वहीं ऑन दी अदर हैंड भाई लार्ज स्केल ईवी अडॉप्शन हुआ चाइना में, क्योंकि एक भयानक सब्सिडी और गवर्नमेंट सपोर्ट था वहाँ पे। फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ईवी कार बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो बैटरी सप्लाई चेन्स हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ये बहुत ज़्यादा चाइना के पास हैं, जो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं होती हैं। इसीलिए जो ऑयल डिमांड है इन ट्रांसपोर्ट वो बहुत ज़्यादा कम है चाइना की, और ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी है उसके पास, क्योंकि वो खुद ही सप्लाई चेन को भी मैनेज करता है और खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। और इसी की वजह से जो लार्ज स्केल ईवी एडॉप्शन है चाइना की गवर्नमेंट की मदद से वो भी हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी बिड उसके पास है। वहीं इंडिया की देखें तो हाई अपफ्रंट कॉस्ट तो है ही है, फिर वीक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है भाई, चार्जिंग भी उतनी नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ उतनी नहीं है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ही क्या करेंगे, ये भी सोचते हैं लोग। फिर बैटरी इंपोर्ट डिपेंडेंस, हम बैटरी आज भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ ना ही लिथियम कोबाल्ट जैसे जो रेयर अर्थ्स हैं वो ना हम नेचुरल फॉर्म में अपने यहाँ प्रोड्यूस कर पाते हैं। बेसिकली खनन नहीं हो पाता, माइनिंग नहीं हो पाती इन सब की। एंड ऑब्वियसली जो बाहर से देश हैं वो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ही रह जाते हैं। इसीलिए जो ईवी का इंटरेस्ट है वो राइज तो हो रहा है, लेकिन एडॉप्टेशन नहीं हो पा रहा है। एडॉप्टेशन अब भी बहुत कम है, क्योंकि भाई ईवी के फायदे और बहुत सारी चीज़ें ईवी के हैं, सब लोग समझते हैं, लेकिन जो अडॉप्शन है उसका बहुत ज़्यादा स्लो होने का कारण यही जो ऊपर के 3 कारण हमने बताए यही कुछ दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि होता क्या है, कि ये जो वॉर ने कैसे एक्सपोज कर दिया है हमारा ईवी गैप, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसने इस पे बात करने के लिए मजबूर किया। तो हाँ, क्योंकि जो राइजिंग फ्यूल प्राइस है और हायर इन्फ्लेशन, इसका एक ऑयल शॉक हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर इंडिया का एक्सपोजर हुआ है किसमें, हाउस होल्ड में, लॉजिस्टिक्स में, एग्रीकल्चर में। तो इसका सीवियर इम्पैक्ट हम देख सकते हैं इसी ऑयल ट्रांजिशन का, जो ऑयल शॉक लगा है। ठीक है, अब वहीं पे चाइना के पास एक कुशनिंग है। कुशनिंग किस चीज़ की है, क्योंकि उसने ईवी यूजेस बहुत ज़्यादा कर रखा है, और इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसपोर्ट उसके यहाँ बहुत कॉमन है। उसके यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, इलेक्ट्रिक कार चलते हैं, लगभग 60% अराउंड ये चलता है। तो उसके पास एक कुशनिंग है कि अरे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट उसको दिख रहा है, जो कि हमारे यहाँ बहुत सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर सप्लाई चेन इम्पैक्ट है भाई, एलएनजी हमारा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से सिलेंडर्स इतने महंगे हो गए हैं या मिल ही नहीं रहे हैं। फिर ऑटो पार्ट्स शॉर्टेजेस हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो ट्रांसपोर्ट शिपमेंट्स हैं वो आएंगे तब तो आप ऑटो पार्ट्स ले पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा पूरा फ्यूल कॉस्ट प्लस सप्लाई डिस्टरप्शन दोनों देखने को मिल रहा है। और एक इंडिया का डबल शॉक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, क्योंकि ऑयल का प्राइजेस बढ़ा ही हुआ था, फिर सप्लाई चेन में भी डिस्टरप्शन आने लगा, वहाँ भी भगदड़ मच चुकी है। तो इसलिए हमने ईवी गैप देखा इस वॉर के चलते। फिर ईवी एडाप्टेशन में क्या एनर्जी सिक्योरिटी या सिर्फ क्लाइमेट पॉलिसी नहीं है ईवी, ऐसा भी हमें पता चला। ठीक है, क्या
कि भाई स्ट्रेटजिक इनसाइट्स हमको पता चलते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स रिस्क है ऑयल का, वो हमें देखने को मिला कि भाई अगर जियोपॉलिटिकल कोई दिक्कत होती है तो ऑयल रिस्क हमारा तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ऑयल पे तो हम टोटल इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी, भाई डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूसिबल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो भाई हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो अगर इलेक्ट्रिक पे हम शिफ्ट करते हैं तो हमें इस टाइप की जो दिक्कत है उससे एक शॉकिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेसिकली हम एक कुशन के साथ रहेंगे जैसे चाइना है इस समय। ठीक है। फिर जो वॉर है उससे हम बहुत कम इफेक्ट होंगे, इन्फ्लेशन का प्रेशर हमारे ऊपर कम आएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो ऑयल का डिपेंडेंस है हमारा वो इम्पोर्ट है, यानी हम किसी दूसरे पे ही डिपेंड रह जाएंगे हमेशा ऑयल के लिए। सो दैट्स वाई ये इसीलिए लिखा गया है कि ये सिर्फ एक क्लाइमेट पॉलिसी नहीं है ईवी पे शिफ्ट करना कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन मिलेगा, बट एक एनर्जी सिक्योरिटी भी है। ईवी अडॉप्टेशन, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्टेशन एक एनर्जी सिक्योरिटी भी है, सिर्फ क्लाइमेट पॉलिसी नहीं। ठीक है। अच्छा, वाई इंडिया ट्रांजिशन इज स्लो? क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे कॉस्ट सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, भाई इतनी ज़्यादा कॉस्ट हाई हो गई है कि वो हम परचेज भी नहीं कर सकते, और ना ही कोई इतनी अच्छी सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से कि हम एक बार रिलक्टेंस दिखा के परचेज भी करें। ठीक है। तो एक कंज्यूमर्स को कॉस्ट सेंसिटिव बहुत लगता है। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई, हमें अगर 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो बीच में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो फिजिबल नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप का हो गया। एंड ऑब्वियसली इम्पोर्टेड बैटरी डिपेंडेंस, हम आज भी चाइना पे या अन्य किसी कंट्री पर डिपेंड ही रहते हैं कि हम कोई बैटरी दे तब हम ईवी कार्स मैन्युफैक्चर करें अपने यहाँ। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे यहाँ। फिर ऑब्वियसली कुछ पॉलिसी अप्रोच भी हैं हमारे यहाँ, जैसे कि ग्रेजुअल मार्केट लेड ट्रांजिशन होता है हमारे यहाँ, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के लिए एक ख़राब चीज़ है। ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो, मार्केट लेड ट्रांजिशन हो, तो इससे गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उसकी खुद की भागीदारी होती है, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स की भी खुद की भागीदारी होती है। बट होता क्या है, चाइना ने क्या किया कि चाइना एज एन अथॉरिटेरियन स्टेट उसको बहुत एग्रेसिवली पुश किया, और स्टेट ड्रिवन पुश था, यानी खुद चाइना की सरकार ने इसको इतना ज़्यादा एग्रेसिवली पुश किया कि लोग वहाँ मजबूरन उस पर शिफ्ट हो गए, और आज चाइना की 60% गाड़ियाँ ईवी पर शिफ्ट हो चुकी है। तो इसलिए उसको बहुत बड़ा शॉक नहीं लग रहा है। इसीलिए चाइना मूव्ड फास्टर, इंडिया मोर कॉशियसली। ठीक है। यानी चाइना तो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ा है, लेकिन इंडिया अभी बहुत कॉशियस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेजुअल ट्रांजिशन आता है, एकदम फास्ट पेस ट्रांजिशन नहीं। इसीलिए कुछ वे फॉरवर्ड्स भी हमने देखे कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं अभी के लिए। ये प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया, अब वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं। तो उसको शॉर्ट टर्म हम प्लान्स ले सकते हैं, जो हम ले भी रहे हैं। हमने क्या किया है कि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है ऑयल इंपोर्ट्स को, जो कि हमें करना भी चाहिए। रसिया से, यूएई से, फिर जो इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, और ऑब्वियसली यूएसए, इन सब से हम ऑयल लेना चालू कर चुके हैं, जो कि मिडिल ईस्ट से दूर है और उसके वॉर के इम्पैक्ट से बाहर है। फिर स्ट्रेटजिक रिजर्व्स को हमको एक्सपेंड करना होगा ट्रिमेंडसली। मिनिमम हमको 150 दिन का रिजर्व तो रखना ही होगा, क्योंकि कोई भी वॉर चले और कितना दिन तक चले हमें नहीं पता है। दैट्स वाई इतना रिजर्व तो होना ही चाहिए, मिनिमम 150 दिन का रिजर्व तो होना ही चाहिए। फिर हमको ईवी इंसेंटिव्स को इम्प्रूव करना होगा, जैसे फेम और पीएम ई ड्राइव स्कीम्स हमारे यहाँ चल रही हैं। पीएम ई ड्राइव में आप 2 व्हीलर लेते हो, 3 व्हीलर लेते हो या 4 व्हीलर लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको सब्सिडी मिलती है। तो इसको और हमको बूस्ट करना होगा और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना होगा इस स्कीम को। ठीक है। और चार्जिंग नेटवर्क तो बट ऑब्वियस है, हमको किसी भी हालत में उसको बढ़ाना होगा, नहीं तो ईवी का रिलेक्टेंस बना ही हुआ रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिनको लॉन्ग ड्राइव करना है वो ईवी प्रीफर ना करके पेट्रोल और डीजल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको पूरा बैटरी इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, फ्रॉम माइनिंग ऑफ द रेयर अर्थ टू कन्वर्टिंग देम इनटू द चिप्स एंड बैटरी सिस्टम। ठीक है। इसलिए हमको पूरा बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, और हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि हम क्लाइमेट मिटिगेशन के साथ एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल दीज विंड पैनल्स फॉर विंड एनर्जी, दीज सोलर पैनल्स फॉर सोलर एनर्जी। ठीक है। ये हो गया। अब हम कुछ जो ग्रोथ है
जिसको डीकपल ग्रोथ कहते हैं फ्रॉम इम्पोर्टेड ऑयल्स, ये हम अचीव कर पाएंगे एज अ गोल, यानी दो तरफा जीत हम हासिल कर पाएंगे। अब कुछ फाइनल एनालिसिस देख लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, तो हुआ ये है कि यूएस इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट रिवील किया है कि डीपर इशूज़ हैं हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेसिकली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करना है 21st सेंचुरी में, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा तो हम डिपेंड रह जाएंगे ऑयल के इंपोर्ट पर ही। ठीक है, इसलिए चाइना क्या किया है, चाइना पार्शली इंसुलेटेड बाय अर्ली ईवी एडॉप्शन। पार्शली इंसुलेटेड मतलब भाई थोड़ा बहुत तो अभी, यानी 40% तो अभी चाइना का रिलायंस ऑयल पर है, लेकिन इतना जो अर्ली उसने अडॉप्टेशन कर लिया ईवी का, तो 60% वो कोई उसको दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल ऑल सप्लाई खत्म भी हो जाती है तो भी 60% ऑफ द कंट्री विल कीप रनिंग। बट इंडिया का केस बहुत सीवियर है, हमारे यहाँ 4 to 5% अप्रॉक्स ही व्हीकल्स काम कर रहे हैं इस समय ईवी के ऊपर। बाकी पूरा यानी हमारी 95% डिस्ट्रप्शन फेस कर रही है पूरी इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए हाई एक्सपोज्ड ऑयल डिपेंडेंट मोबिलिटी इंडिया की हो चुकी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो ईवी गैप है ये स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करे। दैट्स वाई हमें कुछ बड़ा और कुछ इफेक्टिव करना होगा बाय डिस्कसिंग दिस वे फॉरवर्ड्स। ठीक है, ओके। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।